जी जी, बहुत जी जी, बढ़िया आ रही आवाज है। आ रही है, कनकदार आवाज आ रही है। बताएं। हाँ सर, मेरा नाम गुलाब सिंह मेवाड़ा है और मैं ग्राम बोरखेड़ी का हूँ, जिला भोपाल से। और मैंने 2018 में एपीओ बनाया था, किसान उत्पादक संगठन। उसके बाद में आवाज आ रही सर? जी जी, बढ़िया आवाज आ रही, बोलिए आप। थोड़ा हाँ चेहरा सर, कम दिख रहा 2000। है, चेहरा का रूप पूरा नहीं दिख रहा। आवाज बहुत हाँ बढ़िया आ रही। हाँ सर, मैंने 2018 में सर एपीओ बनाया था, किसान उत्पादक संगठन, जो किसान को बिचौलियों से बचाने के लिए उसमें काम किया जाता है। उसके बाद में मैंने फिर कस्टम हारिम लिया, फिर 25 लाख का। फिर कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर लिया, उसमें दाल मिल, आयल मिल, फ्लोर मिल, हल्दी, मसाला, मिर्ची, धनिया, ग्रेडर, सेपरेटर, केनीलर, सारे यंत्र है जो खेती को लाभ का धंधा बनाती है। और जो एपीओ बनाया है वो मैंने जैविक खेती आधारित ही बनाया है। उसमें ज्यादातर मैंने जो महिलाओं को जोड़ी, जो एपीओ से जुड़ी, जो आजीविका से जुड़ी है, आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, उन्हीं महिला को जोड़ी है मैंने, ताकि महिला आगे बढ़े और महिला मॉडल बने, उनके लिए काम भी मिले कुछ। तो सर, जैसे कि अभी बताता हूं मैं आपको, इसमें एपीओ के द्वारा पशुपालन, जैसे गाय है, भैंस है, साहीवाल, गिर, साहीवाल। तो कुछ दिन तक घी पे काम भी किया और आगे अभी विचार भी है घी का। और उसके बाद में ये कस्टम प्रोसेसिंग की ये मशीनें लगी है। सर दिख रही है मशीन? हेलो 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 जी जी। सर, ये कस्टम प्रोसेसिंग की मशीनें लगी है। ये जैसे दाल मिल है, नाबार्ड से, बीडीए अंतर्गत नाबार्ड से सहायता प्राप्त तो इकाई थी ये एपीओ के लिए। ये दाल मिल है, ये हल्दी, मसाला, मिर्ची, धनिया, पूरी ये मशीनें लगी है। ये पूरी पूरी मशीनें लगी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और सर, ये डेयरी भी है। इसमें साहीवाल और गिर, गाय भैंस सभी है। इस पे भी दूध पर, डेयरी पर काम किया जाता है। और कुछ अपन ने महिला किसान से भी चर्चा करी है, आचार्य विद्या सागर गोवर्धन में उनको गाय मिले। और ये मेरी एपीओ की आप ही से सर, ये मेरी एपीओ की आप ही से पूरा काम इसमें लिखा पढ़ी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैसे ये एपीओ की आप ही से। उसके बाद में ये कोचिंग सेंटर भी अपन ने शामी स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति द्वारा गांव के बच्चों को अच्छा काम, शिक्षा मिले, उसके लिए एक कोचिंग सेंटर भी डाला है। उसके बाद में ये लाइब्रेरी है, सूचना केंद्र, संस्कार केंद्र और लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी है। और ये एपीओ का वो है, एपीओ का बोर्ड। और ये एक सूचना सूचना पटल भी बनाया है, हर प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए, या कोई महापुरुष का जैसे जन्मदिन है, उस पर अपन मनाते हैं तो उसकी तारीख लिख के व्हाट्सअप कर देते, उस दिन प्रोग्राम रखना है। ये सूचना पटल है सर ये। और
एक सर 25 लाख का 27 लाख का एक कोल्ड स्टोरेज भी है जो शासन से अपने को फ्री योजना में मिला है। जी सर, ये कोल्ड स्टोरेज है सर। ये हेलो हेलो हेलो। जी जी। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये कोल्ड स्टोरेज है जो हरी सब्जी 1 हफ्ता तक अपन रख सकते हैं। ये सौर ऊर्जा से चलता है। ये भी अपने को शासन के द्वारा एपीओ में मिला है अपने को। और ये भी खेती के सारे जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, 5 पत्ती काढ़ा है, डिकम्पोजर है, बर्मी बॉस है, और इधर ये केचुआ खाद के वो बने हैं बप्पिट। इसमें केचुआ खाद के पिट बने बड़े बड़े ये। और सर मेरा काम है एमपी चैनल पे भी अगर मैं प्रोग्राम देता हूं तो किसान संबंधित ही में महीने में 2 बार 1 बार प्रोग्राम दूरदर्शन पे देने जाता हूं। तो वो एपीओ के द्वारा जैसे किसान को जैविक खेती कराना, गो पालन करवाना, ये सभी संबंध में उनको जानकारी कैसे मिले उसके ऊपर। और एपीओ में सारे लाइसेंस भी बनवाए, जैसे खाद है, बीज है, फूड लाइसेंस है, मतलब बहुत लाइसेंस बनवाए ताकि वही किसानों को अच्छा उससे मार्गदर्शन फायदा मिले। जैसे बीज किसान को अच्छा बीज मिले। ठीक है सर। सर और कुछ बोलना बस? थोड़ा मशीनें दिखाइए गुलाब भैया, जो कैमरे को उल्टा करके थोड़ा अच्छा पूरा अभी एक, अभी एक बार पूरा। हाँ, हाँ एक बार ठीक उल्टा भाई, करके कैमरे को सामने मशीन। जी जी। उल्टा करके फोन को ना भाई। अब हाँ उनको पूरी कार्यविधि, जी कार्यविधि उनकी पूरी, और बर्मी बास कैसे तैयार करते हैं थोड़ा जी वो जी। उसकी हल्की सी विधि है थोड़ा। हाँ हाँ, ये तो अपनी बस डेयरी है भगवान भैया। ये साहिवाल है, इसमें गिर भी है, भैंस भी है ये इसमें, है ना? बस दिख रही है। हाँ हाँ जी। उसके बाद में ये पूरी जो मशीन है जैसे दाल मिल है, अभी रात को भी किसी दिन 12 बजे बज जाता है रात का। कल भी किसानों की ये दाल पड़ी है, जैसी चना अरहर मूंग बना के कंप्लीट। ये है दाल मिल अपना, बहुत बढ़िया है। ये सभी प्रकार की दाल बन जाती है इसमें, जैसे अरहर है, मूंग है, चना है, तुअर है, बटला है, मूंग है, सभी की दाल किसान बनवा के जाते हैं। और अपन 400 रुपया कुंटल किसान से पेमेंट लेते हैं अपन। और ये बीज बनाने की मशीन है जो मतलब ढकी है, ये अपनी हल्दी मसाला मिर्ची धनिया की है ये मशीन अपनी है। और ये बड़ा ग्रेडर है, 1 घंटे में 10 कुंटल सोयाबीन गेहूं साफ करने वाला ही अपना। ये चद्दर शेड बनाया, पूरा सेटअप है, ये सेटअप तैयार है। हाँ भैया, दिख रही मशीन भगवान भैया, जी जी जी, दिख रही है दिख रही है। है ना? ये मशीन है। अब क्या एक बार बताऊं? पूरा सेटअप है ना आप? जी, हाँ पूरा हाँ, ये सेटअप जो पूरा है आपका सेटअप बना जमाया है है ना ना पूरा, एक पूरा। बार पूरा दिखाइए। जी जी हाँ, ये जी। पूरा सेटअप है सर। ये पूरा कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर का पूरा बीज बनाने का, हल्दी मसाला मिर्चा धनिया दाल आटा,
गेहूं सपा करने वाला, बीज बनाने वाला, गेहूं बिनने वाला, पूरे वो तो पूरे कृषि यंत्र है। कच्ची कहानी, ये कच्ची कहानी नहीं बताई थी मैंने आपको। ये कच्ची कहानी है अपनी, ये सरसों मूंगफली तिल्ली जिसका भी जी तेल जी। बनाना है, ये अपनी कच्ची कहानी है ये। और ये कोल्ड स्टोरेज है भगवान भैया, ये 27 लाख वाला, जो अपन एक हफ्ता तक सूर्य ऊर्जा से चलता है। ये अपन एक हफ्ता तक सब्जी इसमें रख सकते हैं अपन, हरी सब्जी। जी जी। ये कोल्ड स्टोरेज है, ये सौर ऊर्जा से ही चलता, लाइट से नहीं चलता ये। ये अपने पूरी टंकी है, जैसे बर्मी बास है, डिकम्पोजर है, 5 पत्ती काढ़ा, बीजामृत, अबीजामृत। ये केचुआ खाद के वो है बप्पट। ये केचुआ देखो भगवान भैया, जी केचुआ दिख रही है? हेलो, हाँ दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, केंचुए दिख रहे हैं आप। है ना केचुआ। ये करीबन इसमें 2 कुंटल केचुआ होगा, और खाद तो करीबन 200 कट्टी खाद होगा, अभी पक्का होगा केचुआ का। और क्या बताऊं भगवान भैया? और भैया ये बर्मी बास ये कैसे बनाते हो? ये सर ये बर्मी बास की ऐसे विधि बना। बताइए आप। हाँ सर, बर्मी बास ऐसे बनाते हैं जैसा अपन केचुआ खाद बनाते। केचुआ का ये है पिट। तो इस केचुआ के खाद में अपन जैसे हरी पत्ती है, सूखी पत्ती है, डंठल है, सिर्फ पन्नी और लोहा नहीं होना चाहिए, बाकी पूरा अपन उसमें पिट में डाल के गोबर डाल दो। और गोबर भी वो डालना चाहिए कि गोबर में अपने को हाथ डाल के या कुछ ऐसे देख लेना चाहिए कि उसका तापमान बिल्कुल गर्म नहीं होनी, तो केचुआ खत्म हो जाते हैं उसमें। उसको उसमें पिट में डाल देते हैं, और पिट में डालने के बाद में अपन पानी डाल देते। पानी डालने के बाद में जो केचुआ की संख्या बढ़ती है, केचुआ की संख्या बढ़ने के बाद में जो केचुआ के से जो पानी निकलता है, उसमें एक पिट में पाइप लगा दिया जाता है, और एक उसके साइड में मटका गाड़ दिया। तो जो केचुआ का एक पानी निकलता है, उसका एफिनियम ऐसा कुछ नाम रहता है, मैं भूल गया। तो वो एक पाइप के द्वारा मटका में इकट्ठा होता है, उसको बर्मी बास कहते हैं। तो वो बर्मी बास अपना टॉनिक का काम करते हैं। जैसा किसान भाई नहीं मार्केट से कहते हैं दुकानदार से कि टॉनिक दे दो, जबकि टॉनिक कोई भी आज तक नहीं बना। टॉनिक बनता ही नहीं है। पर क्या कि वो तो दुकानदार किसान को पागल बना देते हैं। पर जो बर्मी बास है, जो फुल अपने को टॉनिक का काम करता है, इसको पंप से भी स्प्रे कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये केचुआ की वो कुछ ऐसी है जो ऊपर की परत रहती, वो और केचुआ का मलमूत्र सारा जो, और जो कुछ अपना गोबर का वेस्ट भी निकल बेता है। तो उस पाइप के द्वारा मटका भरा जाता है 4-5 दिन में। उस मटका को अपन एक पंप में 2 गिलास 250 ग्राम 500 ग्राम पंप से भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में जैसा किसी के पास इरिगेशन ड्रिप है, तो उसके भी द्वारा पौधे तक पहुंचा दिया जाता है। या अगर उसके पास ये भी नहीं है, तो जैसे मोटर चल रही है, मोटर में आप मटके में टोटी लगा दो, और जहाँ पानी अपना जिस भी खेत में जा रहा वहां उसको किसी पेड़ से या डंडे से बांध दो, तो वो टप टप बूंद जाता रहेगा, तो उसके द्वारा भी वो काम करेगा। ये बर्मी बास की बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टॉनिक है ये, बिल्कुल जीवित जागता टॉनिक है। ठीक है भैया? जी भैया, आपका गेहूं का उत्पादन कितना आ रहा है अभी? अभी गेहूं का उत्पादन भाई साहब, जैसे मेरे पास अभी 1650 बोए थे हमने, तो 1650 1 एकड़ में बोए थे हमने, तो 1 एकड़ में गिराए थे हमने 30 किलो। तो 1 एकड़ से थोड़ी जगह कम थी, तो 25 का एवरेज हमको दिया है उसने। और 3-4 वेराइटी बोई थी,
और जो इंदौर अनुसंधान से अधिकारी आए थे उन्होंने हाथ से 60 वेराइटी लगवाई है अपने को खेत के ऊपर। तो वो जी 60 वेराइटी में अपन ने अभी उसका वो आके चेक करेंगे कौन सी वेराइटी फर्स्ट है, तो वही किसान को फिर वो वितरण करेंगे। 60 वेराइटी है बिल्कुल, वो 60 वेराइटी में सब में उन्होंने पर्ची लगवाई और सब को हाथ से लगवाई और ऐसा वो बनाई जैसी एक अपन वो बनाते हैं ना सर 5x5 का 5x5 का ऐसा टप टाइप जगह ऐसा प्लाट टाइप 5 प्लाट टाइप बनवा के और मजदूर के द्वारा कुछ हमने लगाया। तो वो 60 वेराइटी, अब 60 वेराइटी में से वो कितनी पास करते हैं वो खेत पे लगवाई, तो वो भी सभी वेराइटी जबरदस्त। मेरे हिसाब से तो 60 वेराइटी सभी जबरदस्त है। और सर मेरे हिसाब से तो गेहूं का उत्पादन किसान भले चिल्ला लेकिन 20 के आसपास और 25 आखिरी रहता है। ठीक है सर। हेलो जी, हमारा उत्पादन तो 5-7-8 कुंटल से ऊपर नहीं जा रहा है, यानी 5 भी साल है ये। कौन से गांव से भाई साहब? मैं हूँ बाबई माखन नगर, बाबई से, बुधवाड़ा से। तो भाई साहब ऐसा क्या हो रहा आपकी जमीन में, आपने मट्टी परीक्षण नहीं करवाया? जी हाँ, करवाया था उनमें, उनकी वो डाले हूँ, उसके बाद भी नहीं बढ़ा उसमें। नहीं नहीं भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इतना कम उत्पादन है तो फिर खेती करने से मतलब क्या है? हमारा तो 30 तक बताते हम, पर 30 नहीं, क्योंकि 30 सब जमीन में तो बन ही निकलता है। अगर किसान के पास जैसे अपने पास ही मतलब 10-12 है लीज सहित, तो 1-2 एकड़ में आ गया 30, बाकी तो बस 25 और 20 का आंकड़ा चलता है। ये तो रसायन का है ना, ये रसायन खाद डालते हैं आप? नहीं नहीं, ये जो 1650 है ये जैविक वाला है, 1650। आदरणीय और श्री बने सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ अपना रखें। ठीक है सर, ओके श्री सर बने जी। सिंह जी। जी सर जी। जी प्रणाम आदरणीय। हमारा जो मुख्य अतिथि है जो गेहूं की जो जानकारी दे रहे हैं, तो आप जैविक में 1 एकड़ में कितने खाद आप केचुआ से बना हुआ डालते हैं, उसमें जीवामृत कितनी बार देते हैं, उसकी मिट्टी कैसा तैयार करते हैं, उसके सारे विधि बताए ना आप थोड़ा सा। हाँ सर बताऊं आपको क्या कि मैं 2003 से जैविक खेती कर रहा हूँ, बहुत लंबा समय हो गया मुझे। और उसके बाद में हम जानवर ज्यादा रखते जैसे गाय भैंस, तो इसीलिए रखते हैं कि अपने खाद की जो सरकारी खाद है उसकी जरूरत ना पड़े अपने को, है ना। उसके लिए हम बर्मी कंपोस्ट तो इतना डालते हैं बेगजब, जितना भी डल जाता है। और उसके बाद में क्या है कि उसी 1 एकड़ में इस बार प्याज लगा दी, फिर उसी में हम गेहूं लगाते हैं। फिर 1 एकड़ में वो लगा दी लहसन, उसी में गेहूं बोते हम। फिर उसमें 1 एकड़ में बरसीन चारा लगा दिया, फिर उसी में गेहूं बोते। तो क्या होता है उससे पलटी हो जाती, उत्पादन सही मिलता है, एक बात। और दूसरी बात है कि हर तीसरी साल में गेरी जुताई करते हैं, मट्टी परीक्षण करवाते हैं। बोना चाहिए, बीज बोना चाहिए। किसान क्या है अनाज बोता है जो घर में रखा है ना, 1 साल बीज का वो उसको 10 साल बोते रहते, तो उसकी हर साल पैदावार में गिरावट आती है। और फिर उसके बाद में किसान घना बोते, हमारे इधर किसान 70, 80, 90 किलो तक प्रति एकड़ गेहूं डालते हैं। किसी किसान को देखा मैंने 70, 80 तक प्रति एकड़ गेहूं डाल। हम ज्यादा बस 30 किलो 40 किलो गेहूं से हम ज्यादा नहीं डालते कभी भी। आखिरी में अगर ज्यादा है तो बस 50 किलो। ठीक है भैया। और उसके बाद में एक उसके एकड़ में बाद में कितने 1 एकड़ में कितनी बार आप जीवामृत देते हैं, या कितना टन तक आप जैसे केचुआ का जो मेन्यूर तैयार है वो डालते हैं? 1 एकड़ भाई का साहब शेड्यूल बताएं आप पूरा। मैं 1 एकड़ का बताऊं आपको बस शेड्यूल के। खाद तो हम तोल के डालते नहीं, को घर का खाद है। 1 एकड़ में 5 खादी खाद भी डल जाता है, क्योंकि अपना घर का ही केचुआ खाद बना, अभी भी बहुत बना, मेरे पास बहुत क्वांटिटी में पड़ा है केचुआ और खाद दोनों। तो हम तो बहुत ज्यादा डालते हैं, बात ये गोबर की खाद। और नहीं, बर्मी कंपोस्ट, केचुआ बर्मी कंपोस्ट तो आप हर साल डाल सकते हो, लेकिन गोबर की खाद हर 3 साल में डालना पड़ता, नहीं तो वो क्या वायरस पैदा कर देती। जो भी फसल आप बोओगे सबको ऊंसा देगी वो, और पीलापन आ जाएगा, पैदावार में कमी आ जाएगी।
अगर आपने गोबर की खाद डाली, वही गोबर की खाद अगर आप केचुआ खाद बना के डालोगे तो आप हर साल डालो और अच्छा उससे उत्पादन मिलेगा। जैसे अपन अमृत पानी भी डालते हैं, बीज अमृत भी डालते हैं, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं अपना, ये बर्मीबास की टॉनिक भी पानी के द्वारा छोड़ दो, उसको जान दो उसको। और उसके बाद में ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। आप मान लो ट्रीटमेंट जैविक विधि से करो आप, तो मैं आपको बताऊं, जैसे देसी गाय का आप 1 कुंडल या 1 एकड़ के लिए ले लो, डोज बता रहा हूं मैं 1 एकड़ का। अगर 1 एकड़ में आपने 40 के समथिंग आसपास गेहूं बोया, तो उसमें आप करीबन 250 ग्राम देसी गाय का गोबर, बड़ के नीचे की गार मट्टी, बरगद के नीचे की होना चाहिए मट्टी है, देसी गाय का गोबर है, थोड़ा सा गोमूत्र है, सबको अच्छा मसल के बढ़िया एक जीव करके आप गेहूं में डाल दो, और बस हाथ से पूरे गेहूं को आप ऐसे कर दो बिल्कुल के पूरे गेहूं में परत डल जाए। आप डालो तो उसमें 2 फायदा, एक तो जैविक संस्कार भी हो गया, और उसके बाद में हमारी गाय का गोबर और गोमूत्र जाएगा, तो पैदावार तो वैसे ही बढ़ना है, उनका आशीर्वाद है। और हमारा यही है कि गोपालन और भैंस इसलिए हम रखते हैं ताकि मतलब हमको खाद नहीं खरीदना पड़े। खाद की कभी दिक्कत आती नहीं, हम तो ज्यादातर गोबर की खाद, बहुत गोबर की खाद डालते हैं। सारे पत्ते हैं, पूरा दिन भर मतलब यही काम है, पत्ते झाड़ना। घर वालों से बोल, जितने भी वेस्ट पत्ते निकलते हैं, कचरा निकलता, पूरा सबको बड़ी कंपोज कर दो। जी हेलो। हाँ जी जी जी, आदरणीय सिंगुरिया भैया, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी जी। गुलाब भैया, वो पत्तियों कैसे बनाते हैं उसकी विधि वो 5 पत्ती काढ़ा, 5 पत्ती काढ़ा भैया। हेलो, हाँ भगवान भैया, 5 पत्ती काढ़ा। हेलो, कैसे बनाते हैं पूछ रहे हैं। हेलो, जी हाँ भैया, आवाज 5 आ रही पत्ती है? काढ़ा। जी हाँ जी हाँ, हाँ जी। आवाज आ रही? हाँ, आ रही, आ रही। जैसे 5 पत्ती काढ़ा बनाने के लिए 3 विधि है। एक तो है अगर आप गोमूत्र से बनाते हो तो उसमें आप जैसे सबसे पहले सीताफल के पत्ते ले लो, मकरंद के पत्ते ले लो, नीम के पत्ते ले लो, अकौवा के पत्ते ले लो। और अगर आपको उसमें एक जो दुकान पे एक वो मिलता है चिपकू, अगर अपने को चिपकू वाला भी आइटम करना तो जो बूंदी रहती है ना, बूंदी, उसके पत्ते डाल दो आप, तो वो बूंदी के पत्ते चलाते लार, तो उससे जो जैसे भी पौधे पे डालोगे आप, उससे वो पानी जो अपना 5 पत्ती काढ़ा है वो बूंद से नीचे नहीं आएगा, वो उससे बिल्कुल पत्ते से या फल कुछ भी है उससे चोट जाएगा, चिपक जाएगा। तो 5 पत्ती काढ़ा भी बना सकते हो आप, 7 पत्ती काढ़ा भी बना सकते हो, या अगर आप गोमूत्र के द्वारा नहीं बनाओ तो आप एक टंकी में 100 लीटर पानी ले लो, 1 हेक्टर के लिए बनाना है तो उसमें आप कंजी, उसको करंज बोलते, अकौवा, सीताफल, नीम, जो जानवर नहीं खाते हैं, जो गाय भैंस नहीं खाती है, वो किसी भी पेड़ के पत्ते को अगर डाल के आप 5 पत्ती काढ़ा, 7 पत्ती काढ़ा, ऐसा थोड़ी नहीं कि अपन 5 पत्ती काढ़ा ही बनाओ, आप 7 पत्ती काढ़ा ही बना सकते हो, 9 पत्ती काढ़ा ही बना सकते हो। तो वो जितने भी अपन, तो वो 2 काम करेगा, एक तो अपने को मच्छर, इल्ली, मक्खी उसका भी काम करता है ये, और तो टॉनिक का काम भी करता है। जैविक में यही है कि कोई भी अगर जैविक का प्रोडक्ट डालेंगे अपन, अमृत पानी है, जीवामृत है, वर्मीवास है, 5 पत्ती काढ़ा, 7 पत्ती काढ़ा, तो वो कीटनाशक का काम करेंगे, उसके साथ वो टॉनिक का काम भी करता है। ठीक है भैया? जी जी भैया, ये काढ़ा कितने कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये भाई साहब 7 रोज में हो जाता है कंप्लीट। अगर अपने को जल्दी भी करना है तो एक वो आता है नीमास्त्र, अगर अपने को जल्दी चाहिए कि हमको तो कल डालना है तो नीमास्त्र भी बना सकते। उसमें अपने नीमास्त्र में 5 लीटर गोमूत्र देसी गाय का, 5 लीटर पानी,
और 5 किलो नीम की पत्ती को बिल्कुल पाउडर बना के या चटनी बना के उसमें डाल के, और करीबन अपने को 10 घंटा उबालना पड़ता है। जो वो पानी रहता ना, जब तक पानी खत्म नहीं हो और 5 लीटर गोमूत्र नहीं बने, जब तक आप उबालते रहो। और जिसका जो वेस्ट निकलता है उसको अच्छा छान के 2 कपड़े से, और जो उसकी बुगदी है वो किसी भी खाद में या फसल में छिड़रा दो। और उसके बाद में जो उसका 5 लीटर अर्क बचेगा, वो भी दोनों ही काम करेगा, टॉनिक का भी करेगा और कीटनाशक का भी करेगा। अपने को अगर जल्दी के हमें तो कल ही चाहिए तो अपन नीमास्त्र भी बना सकते हैं, ब्रह्मास्त्र भी बना सकते हैं। जी भैया, इसका डोज कितना रहता है एक पंप में? जैसे 25 लीटर का पंप है तो एक पंप में कितना जाएगा? एक में भाई साहब करीबन फसल के ऊपर देख लो, अगर अपनी फसल हल्की है, कीटनाशक ज्यादा है, तो अपन 1 लीटर डाल दो आप, क्योंकि अपना तो फ्री बनाया हुआ है और अपनी फसल बढ़िया है और अपन तो बार बार डाल रहे हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो अपन 500 ग्राम डाल सकते हैं 25 लीटर 20 वाला। 25 वाला पंप थोड़ी नहीं आता भाई साहब, 20 का आता है। 20 लीटर वाला है मेरे पास तो। 15 और 20 का आता है। 15 और 20 का आता है। नहीं भाई साहब, मेरे पास 25 लीटर वाला पंप है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अपन ने वो भी ले लिया एग्रीकल्चर ड्रोन, जो वो अपने को एपीओ के द्वारा मिला है, वो फ्री कॉस्ट में ही है, वो तो थोड़ा बहुत ही खर्चा हुआ है। सर एक बात बताइए, यदि हमने कोई, आप बता रहे विधि, हमने आपकी वीडियो देख के कोई खाद तैयार कर लिया और उपयोग नहीं किया, तो कब तक उसको रख सकते हैं? भाई साहब जैविक खेती की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक्सपायरी डेट नहीं है? ना ही कोई एक्सपायरी डेट नहीं, बस उसको ये है कि कोई उसमें जानवर ना गिरे, या उसमें मतलब ढक के रखना चाहिए ताकि उसका बाष्पीकरण ना हो। धूप में मत रखो और उसको ढक के रखो बस। नहीं, हमने आपकी ये वीडियो देख के लगभग दिवाली के आसपास देखी थी, तो हमारे पास गाय थी, 60-70 लीटर का छाछ रखा हुआ है, मरे हाँ। हुए चूहे की गंध आ रही, उसमें कॉपर का एक लोटा भी डाल रखा है, वो भी आधा पिघल गया है, लेकिन अभी तक उपयोग नहीं किया। और इतना तेज गंध करता है कि उपयोग करने में हमको डर लगता है कि इफेक्ट की वजह साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो क्या, कहाँ उपयोग कर सकते हैं, उसका कुछ उपयोग है? हाँ भाई साहब उसका उपयोग ये है कि अभी आप गेहूं में भी डाल सकते थे, जैसा बड़ी टंकी लेके उसमें टोटी लगा के मतलब मास्क बांध लो, और उसमें अगर गेहूं में भी अगर पानी के साथ जाता नहीं भाई साहब, बहुत जबरदस्त फायदा करता आपका। नहीं, अभी मूंग है सर खेत में, ड्रिप आप इरिगेशन नहीं है मेरे पास, फ्लड सिंचाई करते हैं। मूंग हाँ में डाल सकते हैं, मूंग है और प्याज है। प्याज में जो है ऊपर प्याज से में मत पत्ते डालना भाई सूख रहे, साहब, नहीं प्याज में मत डालना, डालना, प्याज में मत डालना। मूंग में डाल सकते हैं। हाँ मूंग में डाल सकते हो आप, पर प्याज में डालोगे ना आप, तो प्याज में क्या है कि ये भारी वो है वो तत्व, अगर वो पत्ते पे स्प्रे होगा और पत्ते पे जाएगा नहीं, अगर जहां से पत्ता हुआ ना लीकेज, तो वो पत्ते के अंदर उसमें प्याज में जाएगा और प्याज खराब होगा। इस बात प्याज का में तो आप संदेह था, इस बात का संदेह है, इसीलिए हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। आप उसको मतलब पानी के द्वारा जैसे अपने पास वो नहीं है ड्रिप इरिगेशन, तो अपन पानी के द्वारा छोड़ सकते हैं उसको, जैसा अपना पंप का पानी जा रहा है हाँ, उसका ने आप कोई भी मतलब बड़ा टैंक धर दो, उसमें ऐसी टोटी लगा दो कि वो धीरे 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 उसके साथ बहता जाए। अच्छा, ये भी कर सकते हैं अपन। और उसमें जैसे आपने बनाना ना मठा, तो उसमें आपको एल्युमिनियम डाल देना था, एल्युमिनियम का पात्र डाल देना था, उसमें लोहा का डाल देना था, तांबे का डाल देना था, 4-5 तांबा डाला डालते हुआ तो है सर। हाँ 4-5 पात्र डालते ना आप जितने से एल्युमिनियम, जस्ता, बोरान, जिंक, सल्फर, इनकी सबकी पूर्ति हो जाती है उसमें। अगर अपने को पूरा पात्र डाल दो आप, जो भी अपने पास है, लोहा है, एल्युमिनियम है, पीतल है, तांबा है, जो फालतू पड़े रहते वो। जी, अभी अपने पास एक देसी गाय जनी थी, तो जेर का भी बड़ा उपयोग बताते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो जेर भी हमने, हालांकि मिट्टी के पात्र में नहीं, वो अपने बाल्टी वगैरह आती है ना खाद की, हाँ ढक्कन हाँ बंद करके उसको छांव में रखा हुआ, जमीन में गाड़ना जरूरी है क्या? 1 नहीं, अप्रैल को घूड़े में जनी थी। डालना, नहीं भाई साहब घूड़े में डालना था आपको, घूड़ा। कूड़े में? हाँ घूड़े में डालने में क्या रहता है कि घूड़े में जब अपन डालते हैं ना खोद के, तो उसमें अग्नि जैसी मतलब निकलती है ना, बिल्कुल गर्म। जी जी जी। हाँ तो वो बिल्कुल बाल्टी भी गर्म होती है और वो जहर भी गर्म होती है, तो बहुत बढ़िया काम करती है। और जानवर से भी बचत हो, जैसे कुत्ते लोच ले जाते हैं, कुछ जानवर लोच ले जाते हैं, तो वो आपको तो उसमें पूरी तरह सील पैक है, कोई नोचनी में पूरी तरह हाँ सील पैक है, वो तो सील पैक हो गई है। हाँ, तो उसको भाई साहब उसका नेम ही है, उसमें उसको घोड़े में ही गाड़ना पड़ता है। अच्छा, हाँ घोड़े में गाड़ सकते थे।
यानी अपन अभी जो बचे हुए अपने पास छाछ है उसको हम मूंग में डाल दें। हाँ, मूंग में डाल सकते हो आप, स्प्रे भी कर दो आप, और है तो पानी के द्वारा भी छोड़ सकते हो आप। मच्छर वगैरह से भी रोक करेगा, है ना? बिल्कुल। अरे वो तो ऐसा भाई साहब, इसमें क्या है कि कीट खत्म नहीं होंगे, लेकिन जो बदबू है ना, स्मेल के कारण वो कहीं छोड़ के भाग जाएंगे, वो आएंगे नहीं। और जो उससे चिपके हैं वो स्प्रे के द्वारा भाखम ही छोड़ के खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर, ओके। हाँ, और फिर वो मठा तो वैसे ही, मठा दादा आज अपने भोपाल में चले जाओ, 25 रुपया लीटर मठा तो अमृत है अभी। नहीं मठा अमृत है, लेकिन वो मठा सर अक्टूबर महीने का है। आज वो हाँ। पूरी तरह से पानी जैसा हो गया, आसपास मक्खियां, मतलब सड़े हुए चूहे की गंध आती है उसमें, समझ लीजिए। हाँ, नहीं अरे वो तो भेज फुल फुल बन गई दवा, वो तो पूरी दवा बन गई भाई जी। उस मठे की मात्रा कितनी लेना भाई साहब एक पंप में? एक पंप में भाई साहब अभी तो अगर 20 का है तो 250 ग्राम ले लो, अगर 25 का है तो 300 ले लो, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा जबरदस्त बन गया मठा। तो भाई साहब अपन 4-5 दिन में भी बना के डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी स्मेल मारता है मठा। तो किसी चीज पात्र में बंद करके रख देना अपन, तो वो तो 4-5 दिन में स्मेल मारने लगता है, उसका काम ही है। सर अभी आप बता रहे थे कुछ दे 5 पत्ती 7 पत्ती 9 पत्ती काढ़ा, तो उसमें कोई भी पौधे ले सकते हैं? जैसे मैं कुछ पौधे जानता हूँ जिनको जानवर बिल्कुल नहीं खाते, जैसे नीम तो खाते हैं जानवर, करंज भी खाते हैं जानवर। नहीं भाई साहब, जानवर नहीं भाई साहब, गाय भैंस की बता रहा हूँ। गाय भैंस नीम नहीं खाते हैं, करंज नहीं खाते हैं, सीताफल की पत्ती नहीं खाते हैं, अकौवा की पत्ती, सीताफल नहीं खाते, रामफल नहीं खाते, अकौवा की पत्ती है, ऐसे ये नहीं खाते। हाँ, एक जंगली घास आती है जो हमारे यहाँ कई बारहमासी कहते हैं निमाड़ में, और जी। नहीं तो हम लोग उसको सामान्य भाषा में, विभागीय भाषा में लेंटाना बोलते हैं। अच्छा। मतलब उसके शरीर पे जो है कांटे कांटे जैसा रहता है, उसको जो है आदिवासी लोग घर के टट्टे बनाते हैं, बोले उसमें सांप बिच्छू चूहे भी, क्योंकि ऐसा रहता है, कांटेदार रहती है उसकी डालें। ठीक है। हाँ, हमारे इधर भी है वो। तो उसमें क्या जानवर घुसते नहीं, उनकी मतलब सांप घुसे तो उसकी केचली बाहर खिंचा जाए, ये स्थिति हाँ, है। सही कह रहे, वो है हमारे पास, कहीं कहीं है, हमारे इधर भी आ गया है। तो कुछ तो किसान भाई उसको काट के और गाय भैंस को खिलाने लग गए थे, तो मैंने उनको बताया कि इससे दूध कम होएगा, मतलब अगर नहीं सर, पशु को खवा। पशु खाता ही नहीं उसको। हमारे नहीं यहाँ भाई जो साहब, जी तो राजस्थान के जो ढोर चराने वाले आते हैं, भेड़ बकरी चराने वाले आते हैं खंडुआओं में, कई हाँ, बार ऐसी शिकायतें आती है कि बारिश में ज्यादा ताजा पत्तियां निकल रहती है और लालच में आके कुछ भेड़ें खा जाती है, तो पता चला कई बार उनकी भेड़ें मर गई, इतना नहीं जहरीला तो होता दूसरा, है। फिर वो दूसरा होगा भाई साहब, वो हमारे इधर नहीं हो सकता, दूसरा है फिर वो भाई साहब, दूसरा। तो क्या उसके पत्ते भी काढ़े में इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं 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 नहीं, बेकार है, उसको क्यों करें अपन। नहीं, वो तो आप इतनी अपने खेतोरिया में आपसे भाई साहब, जैसा करंज है, अकौवा है, सीताफल है, अपने क्या बोलते हैं कि ये रामफल नहीं, रामफल की नहीं डाल सकते अपन, रामफल नहीं, जो भी मतलब भाई साहब जो जहर का काम करती है, बहुत पत्ती है अपने पास, जैसा बेशरम की है, अकौवा है, सीताफल है, कंजी है, नीम है, यही बहुत पत्ती हो जाती है अपने पास। नहीं तो आप बब्बी की पत्ती भी डाल सकते हो, अमरूद की भी डाल सकते हो, क्योंकि अमरूद की पत्ती खाओगे ना आप तो बहुत कड़वास मारती, बहुत बेगजब स्वाद है उसका, अनस्वाद है, तो अपन अमरूद की पत्ती भी डाल सकते हो उसमें। जी जी जी। यार बैक कैमरा कहाँ से होता है? नहीं, बैक कैमरा दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो रामफल और सीताफल में कोई विशेष अंतर है नहीं। हाँ, ये है अपना रामफल का पौधा। हाँ, सीताफल और रामफल में बहुत अंतर नहीं है, बिल्कुल, फल में भी नहीं, इसमें भी। हाँ, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी डाल सकते हो। हाँ जी जी भाई साहब, डाल सकते हो, क्योंकि जितना पत्ती डालेंगे उतना फायदा है, उसमें नुकसान तो नहीं है। क्योंकि रामफल और सीताफल एक ही वेराइटी है, वो तो मेरे हिसाब से क्रॉस है वो तो। नहीं, अंतर है सीजन का। रामफल जो है अभी पकता है और हाँ, सीताफल ठंड में पकता है। हाँ, बस ये है, बाकी स्वाद भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, फल में भी थोड़ा ऐसा ही है। जी 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 सर जी। ठीक है सर, अच्छा लगा, कम से कम इसीलिए उस समय जुड़ा था जब से नींद ही नहीं खुलती थी। आज स्पेशली लिंक देख के जुड़ा। मैंने कहा बना तो लिया था, देखे 2-3 आइटम रख लिया हमने।
हाँ हाँ, मुझसे भी हमारे भगवान भैया, हम महिंद्रा में काम किए थे, हमने भगवान भैया बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत नंबर 1 बेस्ट आदमी है, तो हमारा था संपर्क, तो उनने बोला तो उनकी भाई साहब बराबर जोड़ूंगा मैं आज। जी जी जी। और मैं तो आज भी नहीं, आज जुड़ ही नहीं पाता, क्योंकि मैंने दाल मिल है अपने पास, तो एक भैया बारबा खेड़ी के 3-4 कुंडल चना पटक गए, हमारे यहाँ नहाया, खाना खाया, यहाँ पे एक खाना इंदौर के खाया, 2 किसान बजे है, रात से सोया हूँ जी। फिर भी जगह यहाँ पे एक इंदौर के किसान जी है आदरणीय, खंडवा में। सुंदर। जी जी और जी हमारे आपके साथ आदरणीय ओम प्रकाश जी ने संवाद किया, और मुख्य वक्ता जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं इस मंच पर। और इसी के साथ में आगे अगर किसी भाई बहन का कोई सवाल है तो अपना हैंड राइज करिए, ताकि तब तक मैं आदरणीय पवन कुमार सर, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ अपने आपके साथ संवाद करने के लिए। फिर से हैंड राइज होंगे तो हम ले लेंगे। पहले आदरणीय पवन कुमार सर रखवा दीजिए। हाँ जी, धन्यवाद रंजना जी, बहुत सुंदर आज की वार्ता। गुलाब जी का अभिनंदन, बहुत सारे उन्होंने कई सारे जो प्रकल्प खोल रखे हैं अपने खेती के साथ साथ जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अनुसरणीय है। और ऐसे अगर किसान अपने आसपास अपने आप में ऐसे प्रकल्प खोल करके उद्यमिता की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो सफल हो पाएंगे। उनका लगभग 20 वर्षों का अनुभव जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ हो रहा है, और उससे उनको उत्पादन में भी कमी नहीं आई है, ऐसा उन्होंने जो बताया है, बहुत अच्छा कार्य है। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि मेरा प्रश्न है गुलाब जी से कि आपके पास वो विभिन्न तरह की चीजें आप करते हैं, उसकी वजह से जैसे आपके पास कोल्ड स्टोरेज भी है और बाकी चीजें भी है, कस्टम हायरिंग सेंटर भी है, तो इसकी वजह से कितने किसान आपके गांव में या आसपास के क्षेत्र में कितने उससे लाभान्वित होते हैं और उनका क्या अनुभव है? सर क्या है कि पहले हमारे पास कस्टम हायरिंग बनी था, तो एक खोकरिया गांव था, उसमें एक वो था रोटावेटर, जानते हो ना सर? हाँ हाँ हाँ, बताइए। हेलो। तो सर रोटावेटर के लिए कोई भी किसान जाता था तो वो वर्मा जी ये बोलता था कि भैया 5 मिनट चलवाओ चाहे 10 मिनट में पेमेंट 1 घंटा का लूंगा, मतलब किराया। तो किसान को घाटा जाता था, क्योंकि आजकल किसान की जोत बहुत कम हो गई, किसी के पास 4 एकड़ 5 एकड़ 2 एकड़, तो वो क्या करता, आधी एकड़ में प्याज लगा ली या बीज मिल में बरसीन छींच दी। तो वो वर्मा जी बोलते थे कि भैया 5 मिनट चलवाओ चाहे 10 मिनट में पेमेंट, किराया 1 घंटा का लूंगा। जब से अपना कस्टम हायरिंग में आया तो उसमें रोटावेटर सारे कृषि यंत्र हैं, तो जो हमारा बेटा है वरदान, वो जाता है तो अगर कोई भी किसान 10 मिनट चलवाए तो वो 10 का पेमेंट लेता है, 5 मिनट चलवाए तो 5 का पेमेंट लेता है। ठीक है जी जी, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने कार्य किया। और उसके बाद में हम किसान से 6-6 महीने में पेमेंट लेते किसानों से, मतलब किसानों से ये नहीं कि भैया सोयाबीन का रेट नहीं है या धान का नहीं है तो अभी बेचो और पेमेंट दो। हर 6 महीने में मतलब पेमेंट किसान देता है। अगर उन्होंने अभी मान ली जाए कि इस सीजन में, गेहूं के सीजन में बोनी बखर की, तो अब किसान गेहूं बेच के पेमेंट देगा 6 महीने में। तो उसमें हम हमारा डीजल भी जेब से जलाते हैं, सब पेमेंट हमारी जेब से करते हैं, और आखिरी में जब किसान के घर फसल आती और किसान फसल बेच के उसके पास पेमेंट आता, जब वो हमको पेमेंट करता है कस्टम हायरिंग केंद्र में। जी, ऐसे कितने किसानों तक आप पहुंच पाते हैं, कितनों को सेवाएं दे पाते हैं इसकी? सर वैसे मेरे पास बताऊं, जैसे एपीओ बना है मेरा किसान उत्पादक संगठन, तो उसमें करीबन मेरे पास 500 गांव में अभी काम चल रहा है मेरा किसान मॉडल, महिला मॉडल में। तो मैंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप एग्रीगेशन मिनी स्प्रिंकलर पाइप में करीबन में 5000 किसान को लाभ में फ्री, शासन का जो मोदी जी का विजन है कि हर खेत को पानी मिले, हर हाथ को काम मिले, उस पर मैं काम कर रहा हूं। तो मैंने करीबन 5000 किसानों को फ्री 0% पे ये फायदा दिवाया है। ठीक है सर। हाँ, मतलब 5000 किसानों को अभी तक के आपने ऐसे फायदा दिया है, या इसको एक साल भर में कितने लोगों को ऐसे मिल जाता होगा लाभ?
साल भर में करीबन अभी तो मैं 500 किसान से भी ज्यादा निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन 4-5 गांव में मैं जाता हूँ तो उनको जैविक खेती सिखाना, उनको वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जोड़ना, केचुआ खाद के बारे में बताना, और जो मोदी जी का विजन है कि हर हाथ को काम मिले, उसमें जैसा दाल मिल है, ऑयल मिल है, फ्लोर मिल, राइस मिल, ग्रेडर, सपरेटर, किनीलर, पापड़, चिप्स, पोहा, मुरमुरा, क्या बोलते, दूध, पनीर, घी, ये सब पर जो काम जो किसान महिला या किसान कर सकता है, किसान का बेटा अधिक पढ़ के वो काम करता है, तो उसमें मोदी जी का विजन है कि हर हाथ को काम मिले। उसमें 33% सब्सिडी और 3% सरकार ब्याज भरती, उस पर भी मैं काम करता हूँ, और उनको 1 रुपया कहीं से रिश्वत नहीं देना पड़ता, सीधा बैंक और शासन से सीधा 100% फायदा दिलाता हूँ। जी, बहुत बहुत बढ़िया। 500 लोगों को आप प्रति वर्ष इस प्रकार से लाभान्वित होते हैं। और मेरा प्रश्न ये भी है कि आपका जो एफपीओ है उसकी जो सालाना वार्षिक टर्नओवर होगा वो कितना होता होगा? तो भाई साहब, सालाना 2 प्रकार से करते हैं हम। एक तो बीच में बैठ के भी हम, जैसे अपन ने कोई सामान खरीदा तो उसका बीच में पेमेंट कर देते हैं, और बाकी बैंक से अपना अभी टर्नओवर, भाई साहब मैं झूठ नहीं बोलूं, सुबह से मेरा कम है, 2.5 करोड़ का है। जी, बहुत बहुत बढ़िया। 2.5 करोड़ का टर्नओवर आपका सालाना हो पाता है। और आप नहीं, सालाना ना भाई साहब, सॉरी, सालाना नहीं है भाई साहब, वो अभी पूरा इतना ही है मेरा, क्योंकि हम ज्यादातर मतलब हम पेमेंट बैंक के द्वारा नहीं कर पाते किसान हमारा, जैसा अपन ने एफपीओ के द्वारा कस्टम हायरिंग चलता है, तो किसान कभी 1000 दे दिया, 500 दे दिया, 2000 दे दिया, तो वो किसान नगद देता है, तो वो इसलिए टर्नओवर अपना कमजोर। जैसे अपनी अभी दाल मिल चल रही, तो अपन किसान की दाल बनाते तो उससे 1 कुंडल के 400 रुपये लेते अपन, तो प्रतिदिन 2, 4, 5 कुंडल दाल बनी, तो वो पैसा किसान आज देता है, कल देता है, या वो कहता भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो आपको बेस्ट ही छोड़ जाता हूँ, जैसा फुकली है, किसान फुकली छोड़ जाता है, तो इसलिए अपना थोड़ा टर्नओवर में दिक्कत है। बाकी अगर अपन सही पूरा पैसा बैंक में जाए तो सालाना 50 लाख का टर्नओवर आराम से बढ़ जाता अपना। जी जी जी, या आपने एक और चीज बताई कि काम करते हैं लेकिन कई बार पैसे की दिक्कत होने की वजह से या अन्य कारण से बाकी किसान आपको भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके 500 किसानों को आप प्रति वर्ष लाभान्वित करते होंगे, तो उसमें से कितने किसान ऐसे होंगे जिससे जो दिक्कत में हो या वो पैसे का भुगतान नहीं कर पाते हैं? आपका क्या अनुभव है इस बारे में? सर 80%। 80% नहीं कर पाते हैं? 80% नहीं कर पाते। वो यही बोलते दादा बो दो, हमारा गेहूं आएगा, गेहूं में से देंगे, अगर सोयाबीन बोई तो सोयाबीन आएगी, तो सोयाबीन। और एक दिक्कत ये सोयाबीन, तो सर आपको मालूम है सोयाबीन में बहुत ही दिक्कत है, तो 80% में 60% किसान फिर भी नहीं दे पाता। ज़्यादा सोयाबीन नहीं हुई हमारी, हमने इतना खर्चा किया, अब वो तो आप तो गेहूं में से लेना, तो कुछ 60% किसान ऐसा है कि वो 1 साल में भी पेमेंट करते हैं जी, पर जी। उनको झेलना पड़ता अपने को। ठीक है, ठीक है, आप झेल रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एक तरह से समाज सेवा का ही कार्य है ये भी, कि और सर, उनको आगे सर मैं बढ़ाने के लिए आप सहयोग कर रहे हैं। सर हेलो, मेरे को भी सर, कुछ बात करनी। सर 1 मिनट सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर मैं नहीं झेल पाता मैं सर, बालाघाट से बोल रहा पर कारण क्या है सर, मैं 15 कंपनी में काम करता हूँ, 15 जगह से मेरा पेमेंट आता, तो मैं इधर से इधर कर लेता हूँ। अगर मैं मान लो एक ही काम पे बैठता, हम कस्टम हायरिंग पे ही, तो हम नहीं झेल पाते। पर हमारा क्या है कि जैसा डेयरी है, सब्जी है, कुछ जमीन भी लीज पे लेते हैं, मेरा दूरदर्शन पे भी से भी पेमेंट आ जाता है, जन अभियान से भी पेमेंट आ जाता है मेरा। वो फिर मैं कॉलेजों में बेटी बचाओ खेती बचाओ पे जो प्रोग्राम है, अभी मेरा बीनस कॉलेज में चल रहा है, सोख्ता गड्ढा बनाना और जैविक खेती पर, तो मेरा हर जगह से पेमेंट मिलता रहता है, तो अपन इधर से इधर करते रहते हैं। अगर एक ही काम पे बैठते हैं, तो जैसे सर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं आपको, एक कहानी है कि जी, जी। हमेशा चूहा अगर बिल बनाता है तो वो जमीन में 5 बिल बनाता है। उसे मालूम है अगर सांप इस बिल से आएगा तो मैं उस बिल से निकल जाऊंगा, अगर इस बिल से सांप मुझे खाने आएगा तो मैं उससे, तो वो 3 से 5 बिल चूहा बनाता बचने के लिए। इसलिए मेरा किसान से भी अनुरोध है कि आप एक काम पे बैठोगे तो किसान सफल नहीं होगा, उसको 4-5 काम करना चाहिए। तो वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए ठीक है सर, ओके जी।
आप आराम का सामान उठा। जी एक आदरणीय श्री किशोर दुबे जी का जी, हैंड एक रेज है, मिनट। तो मैं दुबे जी को आमंत्रित जी करता हूँ। दुबे सर का जी धन्यवाद सर, अतिशय सुंदर, और आपने हमारे मुख्य वक्ता जी से संवाद किया। और आगे मैं आदरणीय डॉक्टर दुबे सर से निवेदन करती हूँ, कृपया अपना संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद रंजना जी। भाई साहब से मेरा एक छोटा सा सवाल है, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी कि आप जो बोलते कि घर में ही जानवर है तो उनका खाद फ्री मिलता है, अलग से जो जीवामृत वगैरह बनाते हैं उसमें भी घर में ही तो फ्री बन रहा है, जी और जी जितनी भी बार डालो वो भी, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि खाद भी फ्री बनता नहीं, क्योंकि अगर वो गोबर हम किसी को बेचे तो उसके पैसे मिलते हैं। अगर जीवामृत बनाना है तो उसके लिए लेबर लगता है, और उसको खेत में डिस्ट्रीब्यूट करो उसको भी लेबर लगता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आपका पर एकड़ का लागत खर्चा कितना है और उत्पादन जो बिकता है उसका कितना पैसा मिलता है, ऐसा यदि आपने कैलकुलेशन किया हो तो वो गेहूं के बारे में क्यों न हो, जिसका आपका अध्ययन है, गेहूं के भी बारे में बोला तो भी चलेगा। तो ऐसा पूरा लागत हर, अब उसमें मजूरी भी जोड़नी चाहिए, खाद भी जोड़ना चाहिए, जीवामृत बनाना, उसको फैलाना, ये सब जोड़ना चाहिए। ऐसा मिला कि अगर आपने लागत खर्चा और उत्पादन खर्चा किया हो 1 एकड़ गेहूं का तो कृपया बताइए। हाँ सर, मैं बताऊं आपको सर, अभी सर एक भोपाल में मीटिंग थी मोदी जी की आज से 10 साल पहले कि 2022 में किसान की आय दुगनी कैसे हो। तो उस पर एक हमारे पाटीदार जी ने बोला कि 33 कुंटल गेहूं निकलता है और 2-4 हजार रुपया खर्चा होता। तो मैंने उन बात को मैंने बताया, और आज भी मैं कहता हूं सर, अगर किसान सोयाबीन में प्रति एकड़ 12,000 रुपये का खर्चा आता है प्रति एकड़, उसमें लेबर चार्ज, हकाई, जुताई, बिजाई, दवा स्प्रे, खाद, कटाई, 300 रुपये घरे लाने तक का मैंने जोड़ा तो सर उसमें 12,000 रुपये प्रति एकड़ लगता है। और गेहूं का बताऊं आपको, ये मैं बता रहा हूं सर, जैविक खेती का नहीं है, ये फर्टिलाइजर कीटनाशक वाला है, मतलब अचानक वाली है। अगर गेहूं का बताऊं सर तो 11,000 प्रति एकड़ गेहूं का खर्च होता है। उसमें हकाई, जुताई, बिजाई, कड़ाई, 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी एपी वगैरह सारा का 11,000 रुपये ये खर्चा है। अगर किसान जैविक खेती करता तो उसको आधा कर दो, उसमें लेबर लगता है, उसको आप आधा तो लगता है उसमें। अगर 11,000 रुपये अगर गेहूं में रासायनिक द्वारा है तो वो अपन 5 मान के चलो, आप वो 5 में हो जाता। जैसा आपने बोला गोबर बेचेंगे तो उसका पेमेंट आएगा, तो उधर जोड़ लो आप, उसमें आधा हो जाता है और उसका रेट अच्छा मिलता है। जैसा अभी भोपाल में मेरा मतलब नाबार्ड है, और अपने क्या मध्य प्रदेश जन अभियान है, बहुत जगह मेरी बड़ी बड़ी ऑफिस मतलब 99% ऐसा मेरा परिचय है। तो अच्छा रेट में गेहूं चला जाता अपना, अच्छा रेट में बर्मी कंपोस्ट चला जाता है। घी पे भी काम किया था मैंने, घी भी अपना अच्छा 1,500 रुपये केजी में गया है। तो सर मतलब लागत इसमें तो आधी हो जाती है, जीरो बजट तो नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं कि हम जीरो बजट पे खेती करते, जीरो बजट पे नहीं होती, उसमें लेबर चार्ज है, सारा चार्ज लगता है। भाई साहब जी, आधी आपने आधा अंदाज से बोला है, आधा नहीं उससे भी ज्यादा लगता है। मेरे गांव में एक किसान है, 20-25 साल से उसके पास 6-7 भैंसे है और 2-3 गैया है, और उसकी 2 ही एकड़ खेती है। वो कभी गोबर बेचता ही नहीं है। हालांकि वो जीवामृत वगैरह बनाता नहीं है, लेकिन 6-7 भैंसे और 2 गैया, इसका पूरा का पूरा जो गोबर है वो अपने 2 एकड़ खेती में डालता है, और उसको कॉटन कपास लगाता है। तो कपास का उत्पादन एवरेज लोगों को जो 5 से 6 क्विंटल मिलता है, तो उसको 12 से 14 क्विंटल मिलता है, यह हकीकत है। लेकिन मैं वही बोल रहा कि वो 5-6 भैंसे और 2 गैया, इसका अगर गोबर बेचा जाए तो उसकी भी लागत तो लगती है ना। तो इस तरह से आपने अंदाज से जो बोला है, अंदाज बोलने के बजाय इसका अगर कैलकुलेशन आप करें कि भाई कितने गोबर उसमें डाला जाता है, कि जीवामृत बनाने की मजदूरी कितनी है, तो जैसा आपने कैलकुलेशन सोयाबीन का या गेहूं का केमिकल का किया, वैसा ही यदि करते और उस तरह से यदि बताते तो बहुत अच्छा रहता था। ये अगर नहीं किया है तो आप भविष्य में करें, और इसी मंच पे आप विदित करें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। हाँ सर, मैं बोलूं आपसे,
कैलकुलेशन करना बहुत टफ नहीं है। जैसे गोबर घर का है उसका रेट नहीं निकाल पा रहे तो गाय भैंस को खिलाने का जो खर्चा है वो निकाल लीजिए। हाँ नहीं सर, क्या उसको है कि खिलाने पिलाने में भी मजदूरी आती है, भूसा लगता है, चारा अनाज लगता है, सब कुछ लगता है सर और उत्पादन के बाद जो बचता है लागत वो वेस्ट में जाता है, वो बेनिफिट है। सर मैं बोलूं आपसे, हेलो। जी 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 जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। हाँ सर, सर हमारा क्या है सर, हम लागत में हमारा बहुत कम रहता है, क्योंकि हमारे 2 बेटे हैं, एक बहू है, दोनों हम पति पत्नी हैं, तो सारा मिलके हम काम करते हैं, तो हमें मतलब लागत को हम वैसे लागत को तो जोड़ते ही नहीं, हमारी लागत बहुत कम है। और कभी हमारे यहाँ आप विजिट करने आओ, मेरा पूरा सिस्टम ऐसा है कि मैंने मतलब लागत को बहुत ही मतलब कम करके रखा है मैंने। लागत ऐसा सिस्टम रखा है कि अगर मान ली जाए कि अपने को ज़्यादा एनर्जी भी खत्म नहीं हो, अपनी ज़्यादा अपनी समय भी खत्म नहीं हो, ऐसा मैंने पूरा सिस्टम बना रखा है। मेरे पास वो भगवान भैया ने देखा है, आधी पौने एकड़ जगह है, उसमें सारा सिस्टम बना रखा। आप गोल घूमो महाका भाई, पूरा परिवार काम में लगा है। मेरे दोनों बेटे पढ़ाए मैंने, बहू भी पढ़ी लिखी, मैं भी, मेरे घर से सब हम, तो सारा हमारा सब एक सिस्टम ऐसा बना रखा हमने कि हम सारा काम हम खुद करते हैं, तो हमें ज़्यादातर लागत का हमें ज़्यादा वो नहीं है। भाई साहब, घर के 5 सदस्य यदि दूसरे के मजदूरी पे जाते हैं, हमारे यहाँ पे 500 रुपया रोज की उसकी लागत है, तो 2500 रुपया तो एक दिन का इनकम हो गया। इस तरह से घर के लोगों का जो खर्चा है वो अगर उसमें नहीं जोड़ोगे तो लागत निकलेगी ही नहीं। हाँ हाँ, जी। वो तो है भाई साहब, पर अब ठीक है, रोज तो क्या कि एक दो घंटा काम करने में ही अब पूरा अपना काम हो जाता है। कोई दिन भर तो करता नहीं घरे, एक दो घंटा से आप सुबह से लग जाओ। अभी हम सुबह से लग गए, सांदी बगदा दूध दवारी कर दिया, ये लो साहब बिन फिक्र हो गए। जंगल का करो तो करो, नहीं तो जय राम जी, ऐसा है वो। तो अब अगर जोड़ो तो भाई साहब, खेती तो देखो वही हाल है, खेती में तो अभी किसान बहुत परेशान है। जी 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 जी, धन्यवाद पर अतिशय। वो तो करना तो जी ठीक है सर, ठीक, ओके भैया जी, बहुत सुंदर। और आगे हमारे अनीश जी, जी आप परिचय के साथ अनीश जी आमंत्रित है। जी, मैं बालाघाट से बोल रहा हूँ। हाँ जी 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 जी, बात रखिए। ये एक नक्सल प्रभावित जिला है हमारा, और हमारे यहाँ धान की खेती होती है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही कि नहीं? हाँ आ रही है, जी बात आ रही करिए। सर, आ रही है। हाँ बोले बोले। जी, मैं ये जानना चाहता था कि ये इनके एफपीओ में सीईओ कौन है? सीईओ सर इसमें प्रशांत सर है, प्रशांत। ये आपका गठन कब हुआ था एफपीओ का? ये 2018 में हुआ था। अच्छा, तो उनको अभी तनख्वाह मिल रही है क्या नाबार्ड से? नहीं सर, नाबार्ड 3 साल के लिए एफपीओ को खड़ा करते हैं वो। 3 साल में सबकी का पेमेंट देते हैं और 3 साल का बाद में बंद कर देते हैं वो, फिर अपने को तो उसके बाद कौन दे रहा है उनकी तनख्वाह? कौन दे रहा है? हम तनख्वाह सर एफपीओ के द्वारा मिलती है। अपना जो भी अपन किससे? जैसे अभी अपना जो सर इसमें से निकालते, जैसा अपना कस्टम हायरिंग है, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर है, जैसा अपना कोल्ड स्टोरेज है, सब्जी रखने वाला, और अपना जैसे अपन ने किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जोड़ा अपन ने 5000 किसानों को, तो अपने को 5 लाख ऐसे मिलते हैं उसमें कि अपने को एफपीओ का नाम क्या है? मेरे एफपीओ का नाम है खारपी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, खारपी फार्मर। अच्छा, आपने देखा इस बार की आपने कंप्लायंसेस पूरी की? आपके एफपीओ के ऊपर कितने टैक्स लगे हैं सरकार के? सर हाँ, सरकार के टैक्स सर अपना क्या है कि सर ये एग्रीकल्चर में टैक्स तो नहीं लगते, बाकी मेरा 1800 रुपये टैक्स भरा है मैंने। बाकी अपन ऐसा काम करते हैं कि ताकि एफपीओ में टैक्स का वो नहीं रहता है। एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं ना अपन, तो उसमें जैसा नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी, एफपीओ के ऊपर एमसीए का रजिस्ट्रेशन है ना आपका? हाँ एमसी का है। तो मिनिस्ट्री के जो कंप्लायंसेस नहीं होंगे, आपके ऊपर करीब 1 लाख रुपए का वो है आउटस्टैंडिंग। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। देख, आपको पता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ सर, अभी मैं तो मैं आपको आपसे भेज दूंगा। अच्छा, मैं आपको भेजता हूँ सूचना आपको कि आपके एफपीओ के ऊपर कितने टैक्स लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक ठीक है।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपने सारा गणित बताया, एफपीओ के सदस्यों को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ फायदा ही नहीं हो रहा इससे। हाँ भाई जो 1,000 रुपए दिया है जिन लोगों ने, हाँ उनको एक क्या फायदा हो रहा है ये बताइए आप तो। हर सदस्य सर को मिला है क्या कुछ? हाँ सर, सबको मिला कितना मिला है? है। सर अपन क्या नगद पेमेंट नहीं देते उनको। नहीं, नगद अपन नहीं, क्या, चलो आपने साल में एक बार आपको डिविडेंड देना है। हाँ डिविडेंड का उसको, मतलब है जो प्रॉफिट कमाया होगा एफपीओ ने वो सबको हाँ बांटना है। तो आपने सबको अभी बांट, तक 18 से लेके आज तक कितने पैसे बांटे होंगे? पैसे नहीं बांटते सर अपन। किसानों को क्या है कि जैसे अपन ने अभी स्प्रे पंप वितरण कर दिया था उनको, ताकि पेमेंट देने सबको में दिया मजा क्या? नहीं। हर सदस्य हाँ को सब, दिया क्या? हाँ सबको पेमेंट दिया, वो दिया अपन ने, स्प्रे पंप बांटे। फिर एक साल अपन ने सब्जी क्रेड बांटी किसानों को। फिर एक साल अपन ने जो केचुआ खाद वाले बर्मी बेड आते वो बांटे अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने किसानों को जैसे ये क्या बोलते हैं जैविक खेती की ट्रेनिंग में, मतलब किसानों को जो एफपीओ से जुड़े उनको अपन ने हर जगह फायदा, जैसा बीज वितरण है, बीज भी किसानों को मिल जाता अपने एफपीओ के द्वारा। सारा मतलब किसानों को, मतलब जहाँ से लाभ हो, एफपीओ के द्वारा जितना लाभ हो। जैसा अपन ने अभी दाल मिल लगाया सर, किसानों को बहुत दिक्कत आती थी। किसान दाल में बाजार मार्केट में चना बेच देता था, अरहर बेची आता था, मूंग बेची आता। अब वो अपने एफपीओ में जो कस्टम प्रोसेसिंग मिला है उसमें वो अगर वो दाल बनवाएगा तो उसको फायदा है। जैसा कस्टम हारिम लिया, किसान को बाहर भागना पड़ता था पिलऊ रोटावेटर के लिए, उनको सारा यहीं की जगह एक ही जगह मिल रहा है। वो किसान को बिचौलियों से बचाने के लिए सारा अपन ने कौन सिस्टम सी जगह बना पर लगा है आपका ये सेंटर? ये कहाँ, सर कौन सी आप, जगह? सर ये बोरखेड़ी है, जिला भोपाल के पास है। आप कभी भी विजिट कर सकते हो। आप भोपाल से बोरखेड़ी 20 कितनी दूर, किलोमीटर, भोपाल से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर है सर, 20 किलोमीटर। सीहोर रोड पे? नहीं, सीहोर रोड पे, आप जैसे भोपाल से लाल घाटी से आओगे तो खजूरी सड़क से अंदर आना है। अगर इधर से रातीबड़ भदवदा से आओगे तो आपको नीलबड़ से, रातीबड़ से आना। ढाबला के पास है क्या? नहीं, ढाबला तो बहुत दूर निकल लगा सर, ढाबला तो बहुत दूर है। आप उसके तो और पहले? हाँ हाँ, आप रातीबड़ से आ जाओ सीधा, जो उल्टे हाथ पे रोड मुड़ा है बस पास में ही है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जी जी, आदरणीय अनिश भैया जी, धन्यवाद आपका। आपने अतिशय सुंदर एफपीओ पर जानकारी दी और आदरणीय मुख्य वक्ता जी के साथ संवाद किया। आपका मैं धन्यवाद करके हुए आगे मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि उनका हैंड राइज है, वो कृपया आए और मुख्य वक्ता जी से संवाद करें और लास्ट में समापन की तरफ भी ले जाने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय सिंघारी जी और आदरणीय रंजना जी। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट महोदय हैं उनको बहुत बहुत शादिवाद। और बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, एक किसान की और एक वैज्ञानिकों की आपस में जो चर्चा हुई है। आपने आदरणीय आपने बताया कि आप मध्य प्रदेश जनवहन परिषद से जुड़े हुए हैं, आप शासकीय योजनाओं से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें हैं। आपने 5,000 किसानों को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से जोड़ा है जी। तो जी, सिंचाई योजना से जोड़ने का क्या होता है, इसमें क्या किसान को क्या क्या लाभ मिलता है सिंचाई योजना से जुड़ने से? सर किसान को ये लाभ मिलता है कि एक तो जो मतलब पानी की दिक्कत आ रही है तो अपन किसानों को मिनी स्प्रिंकलर और बड्रिप के द्वारा खेती करवाते हैं। अपन ने किसी को बड्रिप दिवा दी तो वो 80% पानी की बचत होती है। अगर अपन ने मिनी स्प्रिंकलर किसान ने फसल में लगाया है तो उसको भी करीबन 60% पानी की बचत होती। एक तो ये उसको है बचत, और उसके बाद में अपने को कुछ किसानों को बहुत कम पेमेंट में उनको, जैसे अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 90% सब्सिडी है तो किसानों को 10% ही लगाना पड़ता है, बाकी 90% उनको शासन से मिल जाता। तो किसानों को वहाँ फायदा है कि अगर 1 हेक्टेयर है किसान के पास तो उसको 20 पाइप पानी के लिए, खेती के लिए और ड्रिप वगैरह मिल जाती किसानों को, तो उनको बहुत कम में उनका काम हो जाता है। ये फायदा है सर। तो ये तो ऑनलाइन फार्म डलवाए जाते हैं? हाँ, ऑनलाइन फार्म तो डलवाते हैं, पर लेकिन ऐसा सिस्टम है सर अपना कि अपन ने ऑनलाइन करीबन हर साल में 500 1000 कर देता हूँ, तो उसमें मेरा 250 से 300 किसान आ जाते हैं निकल के।
तो उसमें आपको क्या देती है, सरकार देती है कि किसान देता है, क्या देता है? सरकार नहीं देती मुझको, जो कंपनी वाले वो 1,000 रुपए प्रति किसान देते, मेहनत के अपन ऑनलाइन कराते, उनका पंजीयन कराते, किसान को समझाते, किसान को खेत पे जाके कंपनी वाला आता है में जाके उनको सारा सिस्टम कस के बताते अपन, तो 1,000 मुझको वो देते। ठीक। ये दूसरा आपका जो एफपीओ है, एफपीओ में कितने किसान हैं, सदस्य हैं? अभी सर मैंने नाबार्ड के पोर्टल पे 600 किसान है मेरे, बाकी मेरे पास तो 5,000 किसान तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, 3,000 महिला आजीविका सहायता समूह में जुड़ी है, 500 गांव में मेरा जैविक महिला मॉडल जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई और ऐसा काम है मेरा, तो मेरा आप पूछो मैं बहुत है, बाकी मैंने नाबार्ड पे 600 ही डाले थे मैंने पोर्टल। जी। जो 600 किसान आपके नाबार्ड में हैं, जैसे आपने कहा हम उनको पंप दे देते हैं, कहीं कुछ उनको ऐसी चीजें दे देते हैं, लेकिन उनके साथ अपन बैठक भी करते हैं क्या कभी? नहीं सर, बैठक तो मैं सर मेरी हर महीना बहुत बड़ी बड़ी बैठक हो जाती, वैसे एजीएम की 3 महीने में भी कर लेते हैं हफ्ता बैठक, तो मेरा सर डेली काम है बैठक का, तो बाकी एफपीओ की बैठक भी हर महीना कर लेते हम, फिर एक 3 महीना कर लेते किसान के बैठने में, किसान संबंधित ही पूरा काम है मेरा। जी। ये हमारा मतलब ये था कि कई एफपीओ बने हुए हैं, आपको भी पता है, आप तो चूंकि शासन के साथ काम कर रहे हैं, कई एफपीओ बने हैं, लेकिन एफपीओ के जो सदस्य होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको किसी उस एफपीओ के बारे में कोई एबीसीडी का पता नहीं होता है, और एक मुखिया जो होता है, जो संचालन करता है एफपीओ का, वो वही उसका सब सरकार से मिलकर के उसका लाभ लेता रहता है, और किसानों को लाभ नहीं मिल पाता, जिससे जो सरकार की मंशा है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की या हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की जो मंशा है कि हमारे किसान सब की आय दुगनी हो, किसान समृद्ध बने, एफपीओ योजना जो बनाई है अभी 10,000 किसान एफपीओ बनाने का जो लक्ष्य है शासन का, तो उसकी अपन कैसे पूर्ति का, आप अपने अनुभव अनुसार बताएं कि वो सारे किसानों को लाभ मिला उसका, ऐसा क्या कर सकते हैं? सर ये कर सकते हैं अपन, अगर आप एफपीओ बना के बैठ गए तो उससे किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने बोला था नहीं अभी एक कहानी कि चूहा सांप से बचने के लिए उसे मालूम है कि अगर एक बिल बनाऊंगा तो चूहा सांप घुस के मुझे खा जाएगा, तो वो 4 से 5 बिल बनाता है, तो उसे कहीं से भागना पड़ता है बचने के लिए। ऐसा एफपीओ में, अगर एफपीओ में आप सारा काम करोगे किसान हित में, मैंने बोला नहीं आपको जैसे जैविक खेती है, हर हाथ को काम मिले मोदी जी का, जैसे दाल मिल ऑयल मिल, ये छोटे उद्योग लगवाना, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जोड़ना, या खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जैविक खेती करवाना, या किसान को समय से उसकी खेती को मतलब जोतना, जैसे उसने मांगा मुझे रोटावेटर चाहिए, बलराम हल चाहिए, मुझे सिडिल चाहिए, मुझे मिनी प्लाव चाहिए, मुझे गेरी जुताई चाहिए, ये सारे अगर लाभ किसान को मिलेगा तो किसान उड़ेगा, और जब भी किसान को लाभ होगा, अगर एफपीओ बना के आप बैठ गए कि मुझे जैसा पैसा कमाना। अभी मैंने सर मतलब संस्कार केंद्र भी बना रखा, जन सूचना केंद्र भी बना रखा मेरे घर ही, तो जन सूचना केंद्र से भी किसान को मैं बताता हूँ कि भैया अभी ये योजना आई है, अभी ये योजना आई है, पूरी शासन की योजना किसानों को घर तक पहुँचाना मेरा काम है, मतलब कोई किसान को वंचित नहीं रखता हूँ मैंने अभी प्रधानमंत्री सूक्ष्म योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, जैविक खेती, संस्कार, मतलब पूरा ऐसा मैंने नहीं छोड़ा भाई साहब, 99% उस पर काम करता हूँ मैं, तो किसान को लाभ मिलेगा और ऐसे एफपीओ चलेगा। जी। हमारा ऐसा मानना है कि जब आप साल भर में बैठक एफपीओ की करते हैं तो उसका जो आय व्यय होता है, तो किसान को अपना उसके पूरे एफपीओ से अपन को ये आमदनी हुई, ये अपना व्यय हुआ और ये अपनी बचत हुई, अगर जो अपनी बचत हुई एफपीओ में, उस किसान का एक उसका कितना हिस्सा बैठता है, उसको कभी ऐसा एहसास कराया कि आप इसके सदस्य और आपको ये 100 रुपये 50 रुपये 1000 रुपये आपको इस एफपीओ से आपको आज इस साल जो है आपको बचे हैं? हाँ सर, उसमें मतलब मंच बनाते, बढ़िया टेंट लगाते, उसमें मतलब अधिकारी भी आते, बाकायदे पूरे एग्रीकल्चर, उद्यानगी, हॉर्टिकल्चर, आत्मा, पूरे अपने अधिकारी भी बुलाते, सब उनको समझाते कि एफपीओ के द्वारा ये हो रहा है और आपको ये फायदा मिला कि नहीं। अधिकारी भी पूछते कि हाँ कि दादा हमको ये फायदा हमको मिला है, तो ऐसा नहीं, उनको सबको जानकारी है कि दादा का एफपीओ और हम एफपीओ से जुड़े। सर उन्होंने जो 1,000 रुपये दिए उससे मैं कई में लाभ किसानों को दिला चुका हूँ, कई किसानों को मतलब बहुत ज्यादा लाभ शासन का भी और एफपीओ के द्वारा लाभ में उनको दिला चुका हूँ। चलिए बहुत सुंदर। आप चूंकि समय हो गया, अंतिम बात में आपसे किसान से आप कह सकते हैं कि जो जैविक खेती जो आपने बताया, वर्मी कंपोस्ट, नीमास्त वगैरह, जीवामृत, घन जीवामृत डालने से
किसान डाल करके क्या खेती कर सकता है बिना केमिकल की, और उसकी उपज वो कितनी हो सकती है? आप सर किसी किसान जी जी सर, किसान को देखो सर, मैं बताऊं, किसान 100% तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर? कि किसान की एक जैसी सबकी मंशा नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं, मेरे से जो एफपीओ के द्वारा और जो मेरी राय थी उसमें मैंने परिवर्तन किया। किसान जहाँ 3 बोरी यूरिया डालता था, मैं 2 पे आया, 2 डालता था, मैं 1 पे आया। पहले किसान क्या करता था, रोड पे गोबर फेंकता था, आज वो गोबर नहीं फेंक के वो पिड बना रहा है अपने जैसे हरा पिड बांटे, और कुछ मैंने पक्के पिड भी बनवाए अपने कृषि विभाग के द्वारा। तो किसान ने 3-4 परिवर्तन किसान में आया है कि किसान यूरिया भी कम डालने लग गया, और जो कीटनाशक के नुकसान सुन के कीटनाशक भी कम कर दिया, और जो रोड पे कचरा और गोबर फेंकता था और बारिश में वो बह जाता था, उसको वो अब संभालने लग गया है। जी ये तो है ना सर? तो किसान में परिवर्तन हुआ सर। किसान 100% नहीं कर पाएगा, आ रहा है, समय आएगा सर। मैं किसान को बोलता हूँ, अगर ऐसे ही करोगे तो 10 साल में खेती बिल्कुल बंजर हो जाएगी, और खेती कुछ भी आपको नहीं देगी, आपको पंजाब जैसा हाल हो जाएगा। मैं किसान को देता जैसा एमपी चैनल पे बोलता हूँ, दूरदर्शन पे भी बोलता हूँ मैं, दिल्ली अपने भोपाल एमपी चैनल पे 2 प्रोग्राम, एक दिल्ली भी देता हूँ मैं। और कॉलेज में सर, मैं कॉलेज में भी मैंने करीबन बहुत कॉलेज में प्रोग्राम दिया मैंने, खेती बचाओ बेटी बचाओ, केचुआ खाद बनाओ, ऐसे ये करना अपने को, ये अभी है ना सर। और फिर मुझे 9 साल महिला सम्मान दिवस मनाते होगा, तो महिला सम्मान दिवस इसलिए मनाता हूँ मैं कि भोपाल से बड़ी बड़ी साइंटिस्ट महिला, उनको बुला के, जो गांव की महिला है, उनको वो एक अच्छी राय बताती है। फिर इसके बाद अब मैंने दूसरा काम एक और भी चालू कर रहा हूँ, एक शाम व बेटी के नाम। एक शाम, हाँ तो मेरा तो बहुत ज्यादा बिजी है। आप तो कभी आओ, विजिट करो मेरे यहाँ। जी जी बस ये निवेदन था मेरा कि जैसे हम जो है बिना गाय के जैविक खेती संभव नहीं है, ये हम सबका वो है। इस प्रकार से कोई ऐसे जो किसान हैं जो अपने गाय 4-5 गाय कम से कम या 1-2 गाय किसान पालता है, देसी गाय जो पाल रहा है, उन किसानों को अगर अपन ट्रेनिंग देंगे, उनको उनसे संपर्क करेंगे, तो निश्चित है कि हम जो हम जैविक खेती की बात करते हैं, आपने अभी कहा है कि केमिकल की लागत, हम कह रहे हैं 15,000 रुपए से 18,000 रुपए केमिकल युक्त किसान जो खेती करते हैं उनकी लागत आती है। लिखा हुआ रखा है, मैंने नर्मदापुरम में पूरा सर्वे किया है कि किसान से बैठ के लिखा है, कई किसानों से 15 से 18,000 रुपए, जैसा डॉक्टर किशोर दुबे जी कह रहे थे कि घर का जो काम करते हैं उसका भी अपन को वो लगाओ, ट्रैक्टर का डीजल भी लगाओ, अपने घर का सारी चीजें, 15 से 18 रुपए प्रति एकड़ का उसका आय व्यय होता है। और इतने ही लगभग उसकी जो है लगभग 35 से 36,000 रुपए उसकी आय होती है अधिक पैदावार में। इसके 1 एकड़ में 15 से 18,000 रुपए, 20,000 रुपए ही उसका बचता है। 20-22,000 रुपए से कभी भी कोई भी किसान गेहूं की खेती में नहीं बचा पाया है आज तक। बिल्कुल सही सर, सही है सर, सही। दूसरा मेरा जो अनुभव है, मैं बताऊं आपको दादा, दूसरा अनुभव मेरा ये है कि जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो हम जैविक खेती में जो किसान से ये नहीं बोलते हैं कि आप जब जैविक खेती, अभी केमिकल का अनाज खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, आपके परिवार में कितने व्यक्ति बीमार होते हैं, उस व्यक्ति की आपकी महीने की दवाई में कितने पैसे लगते हैं, या उस बीच में आपका 1 महीने में अगर कैंसर या किडनी खराब या कोई गंभीर बीमारी होगी, उसमें कितने लाख रुपए लगे हैं, वो भी 1 महीने में गुणा करो। कि जैविक खेती में आप कहते हैं कि हमारी 5 क्विंटल सिर्फ हुई है और हमारी केमिकल में 20 क्विंटल हो रही है, तो हमारी कम उपज हो रही है, इसलिए हम जैविक खेती नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप मत करो, लेकिन आप जो दवाई का पैसा है वो भी तो लगाओ ना। तो वो पैसा अगर आप लगाओगे तो जैविक खेती आप करने लगोगे कि हमारी 5 क्विंटल हो चाहे 10 क्विंटल हो, लेकिन हमारा जो मानसिक पीड़ा, आर्थिक और ये नुकसान हमारा तो हम बच रहा है ना, ये भी लगाओ उसमें। इसी के कारण हो रहा है, सब्जी जो खा रहा है, शाम को किसान केमिकल डाल देता है, सुबह मंडी में आ जाती है और हम खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, सही है ना। तो इसको भी अपन को आप जब आप सरकार के शासन के कार्यक्रमों में आप जब जाते हैं या किसानों से आप मीटिंग करते हैं, तो उनसे ये कहिए कि आपके घर में कितने सदस्य बीमार हैं, कब कब बीमार होते हैं और कितना खर्च आता है। ये कारण वही है सब्जी की। आप जब बताए ना कि सब्जी में जब छिड़कते हैं ना जहर, वो जहर आपके पेट में जा रहा है, या जब अभी मूंग आ रही है, मूंग में जो कोरोजन डाला जाता है, सफाया जाता है, तो तमाम जो डाले जाते हैं उसका क्या असर पड़ता है। अभी जो चीजें हमने देखी आपके यहाँ, शायद आपके यहाँ जो मिट्टी परीक्षण का लैब जो डॉक्टर संतोष चौहान जी आपके यहाँ आए थे क्या? नहीं सर, हमारे यहाँ भोपाल करवाते नहीं आए सर, अपने यहाँ नहीं। तो वो दूसरी जगह है। चलिए ठीक है। और सर
तो एक बात और बोलना चाहता हूँ सर, मैं ये तो किसान से बोलता हूँ कि आप 60 साल की उम्र तक फर्टिलाइजर कीटनाशक डाल डाल के खेती को भी बिगाड़ते हो और आपका शरीर भी बिगाड़ते हो। वो 60 साल का बाद में फिर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो, तो जो आपने कमाया वो उधर हॉस्पिटल में लगा देते हो, तो उससे मतलब क्या हुआ आपका? जी जी। अब मैं जो है मुन्नीलाल यादव, जनसेवक मेरा नाम है, मैं टीकमगढ़ से हूँ और पतंजलि किसान सेवा समिति का राज्य प्रभारी हूँ। और जो कार्यक्रम जो चल रहा है युवाहर कार्यक्रम, या हमारे यहाँ टीकमगढ़ और निवाड़ी में और आगर मालवा में 3 जिलों में अभी हमने प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना है मध्य प्रदेश शासन की, उसमें हम किसानों का चयन कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लगभग हम 5000 किसानों का 3 जिलों में रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर उनको जैविक खेती कैसे करना है उसका प्रशिक्षण देंगे। जैविक खेती जो किसान करेगा उसका प्रमाणीकरण कराएंगे और अगर वो 3 साल में अगर जैविक पे आ जाता है तो उसका मार्केटिंग कराएंगे हम। ये हमारी इसमें हम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के एक टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आदरणीय पवन कुमार जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में। तो हम उन किसानों तक पहुंचेंगे जो मैं कह रहा हूं, ये बात हम वहां कहेंगे। मैंने आपसे भी कुछ सीखा है, कुछ और भी सीखते हैं। व्यवहार में जो लगातार चर्चा होती है वो किसानों के साथ बैठ करके हम चर्चा करेंगे तो निश्चित परिवर्तन आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप आए। और जो नए सदस्य जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, जो आज नए सदस्य हमें दिख रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये समाज में, ये जो समाज में के लिए जो हम योगाहार कार्यक्रम परोसते हैं, रोज 6:45 बजे से लेकर 8 बजे तक जो चर्चा करते हैं, ये चर्चा किसानों की चर्चा है। इसलिए इसमें जो जुड़ रहे हैं और जो जोड़ रहे हैं वो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। इन सभी भाई बहनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और आप जुड़ें और अन्य लोगों को जोड़ें। चूंकि शरद भैया का हैंडरीच था और समय हुई हो गया है और संचालक महोदय जैसा निर्णय ले, मैं आज के रामकृपाल पटेल जी जिन्होंने योग कराया छतरपुर 6 साल की नगरी मध्य प्रदेश से, उनका भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। आज के चीफ गेस्ट महोदय का और जो नए सदस्य जुड़े हैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जो इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सदस्यों का प्रणाम करते हुए आज के युवा कार्यक्रम को मैं यहीं विराम दूं नहीं दूं। शरद भैया का कोई संवाद है लिख करके और इसको समापन करते हैं। जी ओम। जी परमिशन अगर हो तो। जी 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 ओम, परमिशन ले लो और बोलो। जी जी बोले सर भैया बोले। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और बहुत अच्छी आज योगशाला रही। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो जितनी भी जानकारियां दे रहे हैं वो काफी हद तक उनका किया हुआ है। ऐसा लगता है कि उनके जो पैर हैं वो जमीन के अंदर गड़े हुए हैं और हाथ जो हैं वो गोबर से सने हुए हैं। तो उनकी जो प्रक्रिया थी वो काफी अच्छी थी और उन्होंने जो भी चीजें बताई हैं वो उन्होंने खुद करी है। ये बिल्कुल उनके बातों से समझ आता है और ऐसे ही वो लोग चलाते रहे। और कहीं उनको कठिनाई आती है तो इस योगाहार कार्यक्रम में वो अवश्य बताएं कि उनके कोई एफपीओ में परेशानी हो, उन्हें कोई मिट्टी परीक्षण में हो परेशानी हो, उनको भी कोई चीजें की आ रही हो तो वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन आप सही धरती पुत्र हैं। जी ओम, प्रणाम। सुंदर आदरणीय शरद भैया और बहुत बहुत धन्यवाद।